हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आपके जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का है आज, जो कि आपके 26 दिसंबर है, और आज के जो पहले शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, सो आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों आइए आज के देखते हैं कि शिफ्टों में किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया। तो दोस्तों, अगर आप आने वाले ग्रेड थर्ड के लिए, चाहे आने वाले शिफ्टों के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार जो धारणा सूचकांक 2023 में भारत का कितना स्थान रहा था। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि 93, जो कि ओवरऑल 180 देशों में से 93वां स्थान 2023 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान रहा था। अगर मैं बात करूं दोस्तों 2022 में तो 85 स्थान रहा था। लेकिन दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए जितने भी 2024 में आपके इंडेक्स से करंट अफेयर 2024 पूछा जा सकता है दोस्तों, मैंने हर एक क्वेश्चन को लेकर आया हूं दोस्तों, यकीन मानिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन की, जैसे कि विश्व शांति जो सूचकांक 2024 में है, अगर की बात मैं करूं कि भारत का कितना रैंक था, तो 116 जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि विश्व शांति सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 116 दोस्तों आने वाले शिफ्टों के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा इंडेक्स से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का कितना रैंक रहा था, तो 126 विश्व खुशहाली सूचकांक जो कि 2024 में भारत की जो रैंक है 126 रहा था। वहीं मैं बात करूं कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2024 जो कि भारत में 105 स्थान रहा था, और ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक की मैं बात करूं तो 159 जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में यानी कि 42 जो रैंक रहा था, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। और 2024 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इसका 42 रैंक रहा था। और साथ ही अगर मैं बात करूं कि ग्लोबल जेंडर सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 129 रहा था। दोस्तों ये मैंने आपके जो सामने 6 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा लेकर आए हैं दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। हो सके दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले शिफ्टों में हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि भारत ने 2024 में ओलंपिक जो पेरिस ओलंपिक के दौरान किस वर्ष के लिए अपनी अपेक्षा व्यक्त की है। तो 2036 में भारत ने अपनी अपेक्षा व्यक्त की है कि भारत में भी ओलंपिक किया जाएगा। दोस्तों मैं बात करूं कि जो इस बार का जो ओलंपिक है 2024 का, सो कहां आयोजित किया गया था, तो पेरिस में आयोजित किया गया था। बात करें दोस्तों कि 2024 में पेरिस ओलंपिक के दौरान 2006 के लिए अपनी मेज़बानी की अपेक्षा व्यक्त की थी। इसी संदर्भ में भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और विविध चाइनीज शहरों की संभावनी मेजबानी के रूप में भी प्रस्तुत किया था। दोस्तों आइए देखते हैं कि 2024 जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था ना, ये कितने नंबर का ओलंपिक रहा था, तो 10, 20, 30 और 33वें नंबर के खेल के रूप में जो कि पेरिस 2024 में आयोजन किया गया था। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इस बार का जो पेरिस ओलंपिक रहा उसको कितने नंबर का था, तो 33वें नंबर का ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया था। दोस्तों अगर मैं आपके ये क्वेश्चन देख सकता हूँ कि 26 जुलाई से लेकर अगस्त 2024 तक फ्रांस में आयोजित किया गया था, जिसमें से कई कार्यक्रम जो कि 24 जुलाई से शुरू हुआ था। अगर मैं बात करूं कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 का फ्रीजियस क्या है था, तो ये एक छोटी सा फ्रीजियन यानी कि टोपियो जो कि पेरिस का 2024 का रहा था। और वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों 2024 का शुभंकर जो आपके ओलंपिक का है उसका क्या रहता, तो फ्रिजियन कैप पर आधारित जो कि रंगीन लाल यानी कि कैरेक्टर और इस जनजाति के इतिहास में खोज करे जो स्वतंत्रता का एक प्रतीक था। और ये आपके एग्जाम के लिए जो प्रतीक है ना दोस्तों, ये शुभंकर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। तो आपको ये पॉइंट आपको याद रखना, और बेसिकली आपके एग्जाम में ओलंपिक से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिला। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि साल 2024 में जो मेजर ध्यानचंद जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया, सो किसे दिया गया दोस्तों, तो वही मैं बात करूं दोस्तों कि अगर दिया गया दोस्तों कि साल 2024 में मेजर ध्यानचंद जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की जगह अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया। और यह पुरस्कार जो कि खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए
दिया जाता है। बेसिकली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको आंसर। लेकिन दोस्तों आइए इससे संबंधित और भी जितने भी 2024 में पुरस्कार से सम्मानित लोग हैं उन सभी का मैंने नाम लेकर आया हूँ दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। अगर मैं बात करूँ कि निशिजो भट्ट को स्ट्रोक उपचार में उत्कृष्टता के लिए उसे अटल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं और थोड़ा आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि दादा साहेब जो फाल्के अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया, तो वहीदा रहमान को, यानी कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो डॉक्टर रवि कन्नन को आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया दोस्तों। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 की बात करूं तो गुलजार एवं रामजी को दिया गया, और ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अवार्ड है ना, सो किसे दिया गया, तो गुलजार और रामजी को दिया गया दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि खेल रत्न पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है, तो सात्विक है, कि 2023 का जो खेल रत्न पुरस्कार कौन है, तो सात्विक है। अगर मैं बात करूं कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो टेलर स्विफ्ट को दिया गया, और ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि 2024 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया, तो टेलर स्विफ्ट को दिया गया। और अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि आर्यभट्ट जो पुरस्कार है ना 2024 में किसे दिया गया, तो पी सुब्बा राव को दिया गया था दोस्तों। मैं जितने भी आपके 2024 के पुरस्कार एवं उससे सम्मानित लोग, मैं सारा का सारा क्वेश्चन दोस्तों लेकर आया हूँ। यकीन मानिए आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों, आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वहीं दोस्तों अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की मैं बात करूं तो जैनी को जो कि दिया गया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो गीता प्रेस को जो कि गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर मैं बात करूं कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया, तो आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। अगर मैं बात करूं कि केपीपी जो नाम्बियर अवार्ड 2024 किसे दिया गया, तो एस सोमनाथ को केपी नाम्बियर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया दोस्तों। आप सबसे रिक्वेस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, एग्जाम से पहले आप जरूर रिवीजन करके जाइएगा। अगर ग्रीन ऑस्कर 2024 की मैं बात करूं तो पूर्णिमा देवी को दिया गया, और ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। साथ ही अगर नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता की बात करो तो निर्गिस को दिया गया था, ठीक है, निर्गिस को नोबेल पुरस्कार 2023 विजेता। और वहीं अगर मैं बात करूं कि मिस वर्ल्ड 2024 किसे मिला, तो क्रिस्टीना को दिया गया, और ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। और मिस वर्ल्ड की मैं बात करूँ तो क्रिस्टीना को दिया गया था दोस्तों। अगर अगला पुरस्कार की मैं बात करूँ तो बाफ्टा पुरस्कार आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओपनहाइमर को जो कि बाफ्टा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो रॉकेटरी को राष्ट्रीय फिल्म जो कि फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर मैं बात करूं कि पुलित्जर पुरस्कार 2024 में, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को 2024 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पद्म पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्ति को दिया गया, तो 132 व्यक्ति को दोस्तों। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आईसीसी अवार्ड 2024 किसे दिया गया, तो पैट कमिंस को आईसीसी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाली उमर गर को अवार्ड जिसे किसे दिया गया, तो शुभमन गिल को। और भारत रत्न 2024 में जो कि 5 व्यक्ति को दिया गया दोस्तों। ये जितने भी मैंने आपके सामने उनसे सम्मानित और आपके जो पुरस्कार दिया गया था, मैंने आपके लिए लाया दोस्तों। आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, और एग्जाम से पहले आप ज़रूर इसको रिवीजन करके जाना मेरे दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमारे इस चैनल में ज़रूर जुड़ें दोस्तों, है ना। आपके लिए मैं रोज़ इसी तरह से वीडियो लाऊंगा दोस्तों। तारों का टिमटिमाना किसका कारण होता है, तो बेसिकली तारा का जो टिमटिमाना है ना, सो वायुमंडलीय अपवर्तन, तारों के प्रकाश जो कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से तारे का टिमटिमाना होता है दोस्तों। बात किया जाए कि तारों का जो प्रकाश है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आपके क्वेश्चन में देखने को मिला, आपके एग्जाम में आज देखने को मिला कि तारे का टिमटिमाना किसके कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं तारे टिमटिमाना। और दूसरा देखते हैं पॉइंट की जिसकी जूल यानी कि किस दो राशियों का मात्रक होता है, तो कार्य और ऊर्जा का
जूल जो कि दोनों राशियों का मात्रक होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कितने माने कि पुरुष जोड़ी होते हैं, तो 23 होते हैं। जो कि मनुष्य के गुणसूत्रों की अगर मैं बात करूँ तो 23 जोड़ा होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में समान रूप से गुणसूत्र के 23 युग्म होते हैं, जो कि अगर मैं बात करूं मिलाकर कुल कितना होता है तो 46 होता है। इसमें से 22 जो पुष्प यानी कि समजातीय गुणसूत्र के रूप में जाने जाते हैं, जो पुरुष और महिलाओं दोनों में समान दिखाते हैं। अगर मैं बात करूं कि 23वां जो युग्म है ना, सो लिंग गुणसूत्र और पुरुष और महिलाओं में भिन्न होता है। और उसी के साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों कि महिलाओं में अगर एक्स गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती हैं, जबकि पुरुष में एक और जो कि अन्य गुणसूत्र होते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विद्युत वाहक बल की ईएमएफ यानी कि इकाई क्या होता है, तो वोल्ट होता है। कि विद्युत जो वाहक बल है ना, उसका ईएमएफ की इकाई क्या होता है, तो वोल्ट होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि विद्युत वाहक जो बल या ईएमएफ को उत्पादित विद्युत विभव के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की प्रक्रिया द्वारा एक विद्युत रासायनिक सेल के अंदर जो कि विकसित किया जाता है। ईएमएफ एक जो कि बल नहीं, जैसे कि नाम से पता चलता है। अगर मैं और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं दोस्तों कि विद्युत वाहक बल शब्द जो कि यानी कि एलेसेंड्रोटा वोल्ट द्वारा 1800 के दशक में अंकित किया गया था, और जब इन्होंने पहली बार बैटरी का आविष्कार किया गया था। दोस्तों ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निलंबन के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक प्रकार से यह समांगी मिश्रण है, और निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि विलेप के कण जो कि अवस्थित रहने पर ठीक नीचे बैठता है। तो आपके एग्जाम में निलंबन से आने की संबंधित एक क्वेश्चन को देखने को मिला दोस्तों, तो आपको देखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक उद्योगों में विरंजन चूर्ण का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो अनेक उपचाय के रूप में रासायनिक उद्योग में विरंजन चूर्ण यानी पूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। साथ ही अगर मैं बात करूं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो कि कैल्शियम यानी कि ऑक्सिलोराइड, और उसका रासायनिक सूत्र की बात करूं तो COCl2 होता है। और ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और साथ ही अगर मैं इनका जो कि सूत्र की बात करूं तो COCl2 होता है, और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। उसी तरह से एक आपके एग्जाम में सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पूछा जाता है, और उनका सूत्र की बात करूँ तो CaOH के होल 2 होते हैं, और यानी कि क्लोरीन की प्रक्रिया से विरंजक चूर्ण बनाता है। और ये भी याद रखना दोस्त, शुष्क बुझा हुआ चूना जो कि CaOH के होल 2 होते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं कि जो विरंजक जो पूर्ण होता है ना, उसका उपयोग तो कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है, और साथ ही दोस्तों रासायनिक उद्योग में एक उपचाय के रूप में भी विरंजक पूर्ण का उपयोग किया जाता है। बेसिकली दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिला। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बल की SI इकाई क्या होता है, तो न्यूटन होता है। कि बल की SI इकाई जो कि न्यूटन होता है। बल जो कि एक वह बड़ा कारण है जो किसी पिंड पर कार्य करने में पर पिंड की जो प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करने का जो प्रयास कहता है, उसी के बारे में दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि परम जो रुद्र सुपर कंप्यूटर मोदी ने कितने लॉन्च किए हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं, आपके एग्जाम में सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि PM मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। जानने योग्य मुख्य यानी कि बातें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और 2 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर सिस्टम को राष्ट्र को समर्पित किया था, और ये आपके एग्जाम का देखने को मिला दोस्तों। इसी तरह से आपके एग्जाम के लिए देखते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकता है और बनेगा और बना हुआ है। सबसे प्रदूषण शहर कौन सा है, तो बात किया जाए बिहार के जो बेगूसराय है ना, उनमें से आपके ऑप्शन में सबसे प्रदूषण शहर है। बात किया जाए जो वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित जो कि महानगरीय क्षेत्र है, और यह शहर जो पिछले साल की रैंकिंग में शामिल नहीं थे, और इस साल जो कि बेगूसराय में यानी औसत PM 2.5 सांद्रता जो कि 118.9 यानी कि माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर जो कि दर्ज किया गया था। और ये आपके सबसे प्रदूषित जो कि शहर बिहार के शहर जो कि बेगूसराय के नाम से है, और ये भी आपके इस बार के देखने को मिला। अगर दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है। बात किया जाए इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, और इसका आवेश क्या होता है, तो -1.602 इंटू 10 के पावर यानी कि 10-13 कूलम होता है। और बात किया जाए इलेक्ट्रॉन के आवेश को आमतौर पर प्रतीक ई द्वारा किया जाता है ना दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों देखते हैं और आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन
देखने को मिला। अगर मैं बात करूँ कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूएनईपी दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो आपके यूएनईपी का फुल फॉर्म दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इनका यूएनईपी का अगर हेडक्वार्टर दोस्तों, जो कि आपके नैरोबी, जो कि केन्या में स्थित है, और यूएनईपी से जो कि क्वेश्चन देखने को मिला दोस्तों। अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपके एग्जाम के लिए जितने भी प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूएनयू, यूनाइटेड नेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय 1900 यानी कि न्यूयॉर्क में है, और इनकी स्थापना की मैं बात करूँ तो 1945 में, और आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से दोस्तों यूनिसेफ से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उनका मुख्यालय की मैं बात करूँ तो न्यूयॉर्क आ जाएगा। और अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूँ दोस्तों तो 1946 आ जाएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसी तरह से विश्व बैंक की अगर मैं बात करूँ कि मुख्यालय तो वाशिंगटन डीसी आ जाएगा, और विश्व बैंक की अगर स्थापना की मैं बात करूँ दोस्तों तो 1945 आ जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय, तो ये भी आपके वाशिंगटन डीसी में है, और इनका भी अगर मैं स्थापना डेट बोलूं दोस्तों तो इनका भी 1945 आ जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अमेरिकी राज्य का संगठन OAS का जो मुख्यालय, ये भी वाशिंगटन डीसी में है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन ILO, अगर इसकी स्थापना 1919 में, और अगर इनकी अगर मैं मुख्यालय की मैं बात करूं दोस्तों तो जेनेवा आ जाएगा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र वाणिज्य व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जो कि अंगटाड की मैं बात करूं दोस्तों तो इसका मुख्यालय जेनेवा आ जाएगा दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन मुझे देखने को मिला और मुझे पता चला दोस्तों, और उनका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपके साथ वीडियो लाया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़े रहें, लाइक करें और अपना एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को।